गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम हमारा पाठ वर्ण विचार पढ़ेंगे। इसमें हम बेटा वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन, इन्हें पुनः कितने प्रकारों में बांटा गया है, हिंदी में बाहर से आई ध्वनियाँ कौन कौन सी हैं, स्वरों को मात्राओं के रूप में किस प्रकार लगाया जाता है, ये सारी बातें पढ़ेंगे। तो चलो शुरू करते हैं हमारा पाठ वर्ण विचार। वर्ण विचार। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई को कहते हैं। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। मानक हिंदी वर्णमाला केंद्रीय हिंदी निदेशालय, भारत सरकार और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद द्वारा मानक हिंदी वर्णमाला का निर्धारित रूप इस प्रकार है। मानक हिंदी वर्णमाला स्वर अ आ इ ई उ ऊ री ए आई ओ आउ। मानक हिंदी वर्णमाला में व्यंजन क ख ग ग अंग च छ ज ज य ट ठ ड ढ ण ड़ त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व श स स ह। संयुक्त व्यंजन भी बेटा कुछ निर्धारित किए गए हैं जो दो या दो से अधिक वर्णों से मिलकर बने हैं। श त्र य श्र। कुछ आगत ध्वनियां हमारी वर्णमाला में है औ ज फ। वर्ण के बेटा तीन भेद होते हैं, स्वर, व्यंजन, अयोगवाह। सबसे पहले हम देखेंगे इसमें स्वर। जो वर्ण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता के स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं स्वर कहलाते हैं। हिंदी में स्वरों की संख्या 11 है। अ आ इ ई उ ऊ री ए आई ओ आउ। उच्चारण पर लगने वाले समय के आधार पर हम स्वरों के तीन भेद करते हैं बेटा, स्वर, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। सबसे पहले हम देखेंगे ह्रस्व स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है अर्थात एक मात्रा का समय लगता है वे ह्रस्व स्वर कहलाते हैं, जैसे अ ई उ री। ये सभी ह्रस्व स्वर की श्रेणी में आते हैं। ह्रस्व मतलब छोटा। ओके। फिर है दीर्घ स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगुना समय लगता है मतलब दो मात्रा का समय, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं, जैसे आ ई उ ए आई ओ आउ। ये सभी दीर्घ स्वर की श्रेणी में आते हैं। दीर्घ मतलब बड़ा। तीसरा है बेटा प्लुत स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व से 3 गुना समय अर्थात 3 मात्रा का समय लगता है उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं, जैसे ओम, हे राम आदि। ये कविताओं में प्रयोग में लिया जाता है। स्वरों की मात्राएं। जब स्वरों को व्यंजनों के साथ बोला या लिखा जाता है तो इनके चिन्हों का प्रयोग होता है और यही चिन्ह मात्रा कहलाते हैं। स्वर और उनकी मात्राएं या उनके चिन्ह निम्न हैं। अ कोई मात्रा नहीं होती। आ एक इस तरह से, ई की मात्रा आगे से बड़ी, पीछे उ ऊ री। ए आई दो मात्रा, ओ एक मात्रा, आउ दो।
अ वर्ण की कोई मात्रा नहीं होती। क, ख, ग, च, ज आदि। अ वर्ण से रहित व्यंजन क, ख, ग, छ, ज आदि। स्वर रहित व्यंजन के नीचे लगी तिरछी रेखा को हल कहते हैं। इनके द्वारा व्यंजन के आधे होने का संकेत मिलता है। बेटा अ की कोई मात्रा नहीं होती और जिन वर्णों में अ नहीं लगा उनके नीचे छोटी सी डंडी लगाते हैं। इसको हम हलंत कहते हैं और ये बताता है कि जो हमारा वर्ण है वो आधा है, अर्थात उसमें कोई मात्रा नहीं जुड़ी हुई है। तो बहुत बार हम आधे अक्षर के रूप में लिखते हैं और बहुत बार नीचे ये छोटी सी डंडी हलंत लगा देते हैं। ओके, हलंत का आप विशेष ध्यान रखेंगे कि ये छोटी सी डंडी होती है। दूसरा है हमारा व्यंजन। जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है वे व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजन के 3 भेद होते हैं: स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। ठीक है, ये है उच्चारण स्थान के आधार पर। पहला है स्पर्श व्यंजन। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय श्वास मुख के विभिन्न स्थानों का स्पर्श करती हुई बाहर निकलती है उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। कि जब हम बोलेंगे ना तो मुंह के किसी ना किसी भाग से टच होंगी। तो स्पर्श व्यंजन क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। क ख ग घ अंग, च छ ज ज य, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, प फ ब भ म। अब ये कंठ, तालु, मुर्दा, दंत, ओष्ठ ये उनके उच्चारण स्थान हैं। अब है अंतस्थ व्यंजन। जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों और व्यंजनों के मध्य का होता है वे अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। इनका उच्चारण करते समय जीभ मुख के किसी भाग को भी पूरी तरह स्पर्श नहीं करती। य, र, ल, व जब हम बोलते हैं ना तो जीभ बीच में इकट्ठी हो जाती है, कहीं टच नहीं करती, वो अंतस्थ व्यंजन होते हैं। ठीक है बेटा, अगला जो हमारा व्यंजन है ऊष्म व्यंजन। इन वर्णों के उच्चारण के समय हवा के रगड़ खाने से मुख में गर्मी उत्पन्न होती है, अतः इन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। बेटा अगर हम हाथ आगे लगाएं तो इन्हें बोलते वक्त गर्म हवा बाहर आती है, जैसे श, श, स और ह। अगले हमारे हैं बेटा संयुक्त व्यंजन। 2 भिन्न व्यंजनों के योग से बने वर्ण संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। जैसे श क और श से मिलकर बनता है क्षमा, क्षत्रिय, कक्षा। त्र त और र से मिलकर बनता है पत्र, चित्र, त्रिकोण। ज्ञ राइट प्रोनाउंसिएशन ज्य, ज और य से मिलकर बनता है ज्ञात, ज्ञान, यज्ञ। श्र श और र से मिलकर बनता है श्रम, श्रमिक और श्रेष्ठ। द्वित्व व्यंजन। 2 समान व्यंजन ध्वनियों से बने संयुक्त व्यंजन द्वित्व व्यंजन कहलाते हैं। इनके उदाहरण है च और च, है ना, चच, सच्चा, कच्चा, बच्चा, मतलब एक आधा और एक पूरा समान अक्षर आएगा बेटा। पक्का, चक्का, सिक्का। आधा त और पूरा त, कुत्ता, पत्ता, छत्ता। आधा द, पूरा द, गद्दा, रद्दी, चद्दर। आधा ट और पूरा ट, टट, भुट्टा, पट्टा। आधा न, पूरा न, अन्न, भिन्न, पन्ना। अब है द्वित्व व्यंजन। 2 या 2 से अधिक व्यंजनों के मेल से बने अनेक संयुक्त व्यंजन हैं। इन्हें संयुक्त गुच्छ भी कहते हैं। ये द्वित्व बेटा रॉन्ग है, संयुक्त व्यंजन मतलब एक आधा अलग दूसरा पूरा अलग। उज्जवल, है ना, तो ज और व। ऐसे ही ज्योत्सना, है ना, स और न, या आधा त आधा स और न। ऐसे ही मच्छर, मक्खी। ओके, ये जो है जिसमें एक आधा अक्षर अलग एक पूरा अक्षर अलग, तो उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ठीक है बेटा, तो द्वित्व व्यंजन में समान व्यंजन होते हैं और संयुक्त व्यंजन में आधा और पूरा व्यंजन अलग अलग होता है। ओके, इसके बाद
हम देखेंगे र के रूप। र ऐसा व्यंजन है जिसका अन्य व्यंजनों के साथ मेल होने पर उसका रूप बदल जाता है ना। कभी वो रेफ बन जाता है, कभी वो पदेन बन जाता है। ओके, तो देखो र के रूप पहला, यदि र स्वर रहित होता है मतलब आधा होता है तो वह अगले व्यंजन के सिर पर ररे के रूप में लगता है, इसे रेफ कहते हैं। ठीक है ना, कि अगले उस पर ऐसे घुमाव लग जाता है, जैसे धर्म, कर्म, पर्व, है ना। तो मतलब जो रेफ लगा हुआ है वहां पर र आधा है, बाकी पदेन में र पूरा होता है, दूसरा अक्षर आधा होता है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे र का दूसरा रूप। यदि र से पूर्व व्यंजन स्वर रहित हो तो र पूर्व व्यंजन के नीचे इस रूप में लगता है, इसे पदेन कहते हैं। जैसे ग्रह, ग्रह, ब्र, ब्रम, क्र, क्रम, है ना। तो यहाँ ये हमको ध्यान रखना है कि जो क या ग है वो आते हैं और र पूरा है। ओके, तीसरा देखो, ट तथा ड के साथ र नीचे इस रूप में लगाया जाता है, इसे भी पदेन कहते हैं। लेकिन उस पदेन में एक डंडी थी, यहाँ जिनके बीच में जो है ना रेखा वाले शब्द होते हैं उनमें नीचे इस तरह से लगता है, ट्रक, ट्राम, ड्रम, ड्रामा। ठीक है बेटा। आगत ध्वनियाँ। हिंदी भाषा में विदेशी भाषाओं के शब्दों के साथ आई ध्वनियाँ आगत ध्वनियाँ कहलाती हैं। जैसे ऑ, डॉक्टर, ऑफिस, हॉल, कॉलेज, ये सारे अंग्रेजी के शब्द हैं। ज के नीचे नुक्ता लगा है, सजा, जरा, जमींदार। फ के नीचे भी नुक्ता, कफन, खफा, फन, ये विदेशी शब्द है। अयोगवाह, अम, अनुस्वार और अह विसर्ग अयोगवाह है। ये न तो स्वर है न व्यंजन, ये अ के योग से बोले और लिखे जाते हैं, इसीलिए इन्हें हम अयोगवाह कहते हैं। ओके बेटा। अब अनुस्वार, इस ध्वनि का उच्चारण म या न के समान होता है। इसका लिपि चिन्ह डंडी ऊपर बिंदी है। इनका प्रयोग स्वरों और व्यंजनों के ऊपर बिंदु के रूप में किया जाता है, जैसे कंस, हंस, अंश आदि। दूसरा है विसर्ग। स्वर से परे जो दो बिंदियां लगाई जाती है स्वर के पीछे, है ना, वे विसर्ग कहलाते हैं। इनका उच्चारण केवल संस्कृत से आए कुछ तत्सम शब्दों के साथ किया जाता है, अतः, प्रायः, प्रातः आदि। इसका उच्चारण आधे ह के जैसा होता, अतः, प्रायः। ओके, ह का साउंड पीछे आता है। ठीक है बेटा। अब है अनुनासिक, जिसे हम चंद्र बिंदु कहते हैं। अनुनासिक वर्णों का एक गुण है, इसको चंद्र बिंदु भी कहते हैं। इसका चिन्ह लाइन के ऊपर चंद्रमा है। इसका प्रयोग स्वरों और व्यंजनों के ऊपर किया जाता है, जैसे आँख, चांद, माँ, गांव, सांप आदि। अनुनासिक का उच्चारण नाक और मुंह से किया जाता है, कि जब बोलेंगे ना बेटा तो ओ आ ऐसा साउंड आएगा।